नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले कथानक एपिसोड में ये बताने का संकेत दिया गया था कि भारतीय ताकत दल पूरी योजना के साथ और पूरी ताकत के साथ 2024 में उतर रहा है। संसाधन के लिए के लिए भी संघर्ष और प्रयास चल रहा है और निकट भविष्य में आने वाला है और फिर भारतीय ताकत दल और जितने भी प्रचार के माध्यम हैं, होर्डिंग है, पोस्टर है, बैनर है, वॉल पेंटिंग इत्यादि है, उसके माध्यम से अपने अपने विचारों को अपने आवाम के सामने वो रखेगा और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के मध्य जो है अपने संगठन के तंत्र और उसके पदाधिकारी और उसके कार्यकर्ताओं सहित जो है अब आप लोगों के मध्य में आएगा और यही भारतीयता के परिवेश को लाने के लिए आपके सहयोग और आपकी भागीदारी, आपकी सहभागिता और आपके जज्बे, आपकी भावना का सदुपयोग करेगा। और जैसा कि उसी पिछले एपिसोड में बताने की कोशिश की गई थी कि भारतीय अवाम ताकत दल अपने वसूलों और सिद्धांतों के अनुसार पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों या उम्मीदवार हों, ये सभी कुछ जो है सभी लोग जो पात्रता का जो पैमाना है, पात्रता का जो कसौटी है, उसी के अनुसार जो है भारतीय ताकत दल ऐसे लोगों को शुरुआत में शामिल करेगा। शुरुआत में पात्रता और पात्रता की जो अवधारणा है, अवधारणा यह है कि जो कहा सुनी में नहीं, प्रचार में नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में वो राष्ट्रभक्त हो, सच्चे अर्थों में जो है वो समर्पित हो, सच्चे अर्थों में वो कर्तव्यनिष्ठ हो और सच्चे अर्थों में वो चरित्रवान हो। और ये और भी सद्गुण हैं तो सोने में सुहागा। अब ये भी थोड़ा वैसे तो जब हम लोग जब जमीन पर उतरेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे इसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि राष्ट्रभक्ति का तकाजा क्या है, राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या है, किसको राष्ट्रभक्ति कहेंगे और किसको जो है समर्पण कहेंगे, किसको कर्तव्य निष्ठा कहेंगे, किसको चित्तवान कहेंगे, इसके विषय में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो
इस सीमित साधन यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से यही बताया जा सकता है कि देशभक्ति का मतलब यह है कि अपने मुल्क भारतवर्ष को सर्वोच्च मानना, अपनी जो आवाम है 135 करोड़ या 140 करोड़, उसको सर्वोच्च मानना और अपने देश के संविधान को सर्वोच्च मानना। जहां तक कि आवाम का प्रश्न है कि उसको सर्वोच्च मानना और उससे मोहब्बत करना, अपनी 140 करोड़ अपनी और 135 करोड़ आवाम से मोहब्बत करना। जब मोहब्बत की बात कही जाए तो फिर ये जो विभाजनकारी अवधारणाएं हैं कि हम उसको संप्रदाय के नजरिए से या चश्मे से देखें, जाति के चश्मे से देखें और वो अमुक भारतीय भाषा बोलने वाला है इस नजरिए से देखें, अमुक वो प्रांत का निवासी है इस नजरिए से देखें, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। बस एक ही नजरिया है, एक ही दृष्टिकोण है, एक ही विचारधारा है कि सभी 135 करोड़ या 140 करोड़ अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। बात इसके संबंध में बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो राष्ट्रभक्ति का तकर्जा ये है कि अपने मुल्क अपना देश जो भारतवर्ष है उसको सर्वोच्च मानना और उससे मोहब्बत करना, और कैसे वो महफूज रहे, कैसे मजबूत रहे, कैसे जो है दुनिया का सिरमौर बने, कम से कम जो है आर्थिक ताकत के रूप में और सैन्य ताकत के रूप में, राजनीतिक ताकत के रूप में और चारित्रिक ताकत के रूप में हमारा ये मुल्क भारतवर्ष जो है विश्व स्तर पर सिरमौर बने। और आवाम के विषय में मैंने बता दिया, और संविधान को सर्वोच्च माने। और इसके अलावा उसके दिमाग में जो अवधारणा होनी चाहिए कि हमारे देश की जो प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, जैसे हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो वन हैं, जो पर्वत हैं, इनको सम्मान देना और इन पर गौरवान्वित होना। और इसके अलावा हमारे देश की जो साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, साझा इतिहास है, साझी सोच है, इस पर गर्व करना। और विशेष करके जो साझा इतिहास की बात आती है तो ये विखंडनकारी जो सोच है, जो कि साझे इतिहास और साझी विरासत को का विरोध करती है और उस अवधारणा को प्रदूषित करती है, साझी सोच की, कि उसमें कुछ बस मुगलों की बात को ला करके, मुगलों को जो है वो आक्रांता बोल करके, ये कई बार बताया गया है कि जो भी इस देश में आया है और इसी देश में रह गया है, इसी देश की मिट्टी में खप गया है और इसी देश की मिट्टी में समा गया है, वो सभी इस भारत माता का पुत्र है, वो सभी भारतीय हैं। और तो इसलिए जो माने किसी माने अपने जो हमारा साझा इतिहास है उसमें एक भेदभाव और भेद विभेद
की बात ला करके कि वो मुगल थे, आक्रांता थे, फलाने थे, ढकाने थे, इस तरह की बात करने वाले भी हमारे जो जो साझी सोच, साझी समझ और साझी संस्कृति, साझा इतिहास के जो शत्रु हैं, वो हमारे जो जो भारतीयता का जो अवधारणा है उसके भी शत्रु हैं और इस देश के भी शत्रु हैं। तो ऐसी सोच को भी कुचलने की आवश्यकता है। तो इसलिए राष्ट्रधर्म की इसलिए वो राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। और राष्ट्रभक्ति के लिए मैंने बताया कि राष्ट्रधर्म को निभाना बहुत जरूरी है। आप किसी पंथ को निभाएं या ना निभाएं, चाहे हिंदू सनातन को आप निभाएं या ना निभाएं, आप इस्लाम पंथ को निभाएं या ना निभाएं, आप ईसाई पंथ को निभाएं या ना निभाएं, आप सिख पंथ को निभाएं या ना निभाएं, लेकिन आपको अनिवार्यता जो है राष्ट्र धर्म को निभाना है। राष्ट्र धर्म से मतलब कि अपने देश से मोहब्बत और अपने आवाम से मोहब्बत और अपने देश के संविधान से मोहब्बत। ये तो इस आस्था को, इसमें आस्था वो रखने वाला और कोई मुद्दा उसके सामने आता है, कोई इशू उसके सामने आता है, तो उसको स्थानीय रूप में नहीं कि वह दिल्ली का है, कि वह हैदराबाद का है, कि कोलकाता का है, कि मुंबई का है, या किसी विशेष प्रांत का है, उस रूप में नहीं। वो मुद्दा, उस मुद्दे को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना और उस मुद्दे का पूरे देश पर और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों पर उसका क्या असर होगा, इस दृष्टिकोण से उस मुद्दे को देखना, उसका देखना और फिर उसका आकलन करना और तद अनुसार फैसला लेना। तो मोटा मोटी ये राष्ट्रभक्ति की अवधारणा है और उसके लक्षण है। हम नहीं कहते कि ये पूरा आदर्श के रूप में 100% या 100% जो हो और वही पदाधिकारी बन सकता है, वही कार्यकर्ता बन सकता है, वही जो उम्मीदवार बन सकता है। अवधारणा तो यही होनी चाहिए। प्रतिशत कुछ माने 50%, 60%, 40% चलेगा, बाकी तो जब वो भारतीय जनता दल के संपर्क में आएगा तो वो सने धीरे धीरे जो है वो सने धीरे धीरे इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं अवधारणाओं को लेकर के ये सारी बातें उसके मस्तिष्क में, जहन में 100% की हो जाएंगी। तो ये रहा राष्ट्रभक्ति। और दूसरा जो गुण है पात्रता का, वो है समर्पण। समर्पण से मतलब ये है कि कोई काम वो जो पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से और उसको संपन्न करने की आदत और क्षमता हो, और दिखावटीपन से दूर, विज्ञापन से दूर, आधे मन से दूर। और जैसा कि आप लोग देखते हो कि आजकल दिखावटी और कृत्रिम, सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल और विज्ञापन का एक बहुत बड़ा रोग लग जाता है। और झूठा अब इसका तो पूरा साम्राज्य है। झूठा जो है, जैसे केजरीवाल है, जैसे राहुल गांधी है, इत्यादि है, और अभी लोग मैंने झूठा और विज्ञापन और श्रेय लूटने की दौड़, इनसे दूर किसी भी कार्य को संपन्न करने की, उसके जो पूरे मन से और पूरे समर्पण के साथ, और वही मैंने विज्ञापन, दिखावटीपन और कृत्रिमता, सुपरफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी से सर्वथा दूर। तो ये बाय एंड लार्ज, मोटा मोटी ये गुण है वो समर्पण का। अब आ जाइए जो है कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठ कौन है? कर्तव्यनिष्ठा से मतलब है कि कम से कम बोल करके अधिक से अधिक
काम करके दिखाना या काम करना। समस्या इससे भी बहुत ज़्यादा होती है कि काम को लेकर के बड़े बड़े वादे, और खास करके चुनाव के वक्त में तो जो है मोटा मोटा वो चुनावी घोषणा पत्र और वचन पत्र, संकल्प पत्र तमाम बनते हैं, लेकिन उन घोषणा पत्रों का और संकल्प पत्रों का, वचन पत्रों का कुछ होता नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं रहता। तो उसी संबंध में यह है कि उसी संबंध में कर्तव्य निष्ठा की भूमिका आती है कि बगैर बोले या कम से कम बोले वो करके दिखाए, अर्थात किया हुआ काम ही जो है उसकी जुबान बने, उसकी भाषा बने। तो और कभी कभी तो आप लोग देखते होंगे कि माने चुनाव में जो वादा करते हैं या घोषणा पत्र में जो घोषणा करते हैं, या संकल्प पत्र में जो घोषणा करते हैं, या वचन पत्र में जो घोषणा करते हैं, कहते हैं, या ऊंचे ऊंचे मंचों से जो कहते हैं, चुनाव जीतने के बाद ठीक उसके विपरीत भी करते हैं। इसी में समस्या होती है। इसलिए उन समस्याओं की काट के लिए, उन समाधान के लिए कर्तव्य निष्ठा के गुण की आवश्यकता है कि कम से कम बोल करके या बिल्कुल न बोल करके वो काम सिर्फ काम करके दिखाए, किया हुआ काम ही उसकी जुबान या भाषा बने। एक और गुण है चौथा, उसको है चरित्रवान। चरित्रवान मतलब कि पैसे रुपए की जो लालच है, जो लिप्सा है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये अवगुण, इस अवगुण से अपने को दूर रखना और इस अवगुण को भी अपने से दूर रखना। मैं फिर से कर रहा हूं, ये जो अवगुण है लिप्सा, पैसे रुपए की लालच, इस अवगुण से अपने को दूर रखना और अपने से इस अवगुण को दूर रखना। पैसे रुपए की लालच जो कि कई भ्रष्टाचार और तिकड़म को जन्म देती है। कुल मोटा मोटी मिला करके ये अवधारणा रही पात्रता की, और सारी समस्या जो है वो हमारे देश में इससे है कि लोगों की मंशा क्या है। भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि आपकी मंशा जो है हमेशा देश के प्रति होनी चाहिए, अपने आवाम के प्रति होनी चाहिए, अपने संविधान के प्रति होनी चाहिए। लेकिन इन सब की मंशा जो राजनीतिक दलों का जो देखने को मिलता है, उनका लक्ष्य जो है कि एन केन प्रकार जो है वो सत्ता हथियाने का, सत्ता हथिया करके अपने काफी जो गलत सलत कामों को अंजाम देना, भारतीय समाज विरोधी यानी कामों को अंजाम देना और इस देश के संसाधनों को लूटना, ये रहता है। इसलिए ये सारी बातें जो है इसलिए बताई जाती हैं कि यह जो है जो राजनीतिक दल हैं ये स्वयं नहीं आते हैं, इनको जो है यानी हमारी आवाम यानी हम आप इनको चुनते हैं, इनको ताकत देते हैं। यहीं पर सारा मसला जो है, सारी समस्या जो है यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए अब अपनी आवाम से ही निवेदन है कि आप जो है पात्र लोगों को ही जो चुनिए, और वो पात्र लोग जो है आपके प्रति भी, इस मुल्क के प्रति भी, भारतीय समाज के प्रति वफादार भी होंगे, और उसी पात्रता के अनुसार उनकी मंशा भी होगी, उसकी नीयत भी होगी, और एक पाक वातावरण का निर्माण होगा। तो ये तो रहा मोटा मोटी अभी बताने का। बाकी जब आप लोगों के संपर्क में आएंगे तो इस तरह के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उम्मीदवार के चयन में आप सभी का सहयोग, आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कुछ लोग इस तरह से मैंने इस तरह से तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अरे साहब बहुत बड़ी गिरावट है, कहाँ से इतने आदर्श में लोग मिलेंगे। मैंने कहा कि भाई ठीक है, एक जो है मान लीजिए जो माने 135 करोड़ या 140 करोड़ की हमारे जो भारतीय भाई बहन के मध्य में करीब 80-85 करोड़ जो है वो
मतदातागण 80-85 करोड़ जो है वो मतदातागण भारतीय भाई बहन है। तो सवाल इस बात का है कि 80-85 करोड़ मतदातागण भारतीय भाई बहनों से मान लीजिए कि भारतीय जनता दल को यदि संगठन बनाना भी है तो कितना लगेगा? 1-2 लाख कार्यकर्ता होंगे और पदाधिकारी होंगे और उम्मीदवार जो खास करके इस लोकसभा या आम चुनाव के लिए जो है 5 से 43 जो है वो उम्मीदवार चाहिए। 5 से 43 उम्मीदवार चाहिए। तो कुल मिलाकर के सिर्फ यानी 2-4 लाख इस टाइप से लोग जो है अभी शुरुआती तौर पर जो भारतीय अवाम ताकत दल की आवश्यकता है। तो कोई भी एक अंदाज वो कर सकता है कि 80-85 करोड़ मतदातागण भारतीय भाई बहनों में से 3-4 लाख लोग ऐसे जो अभी बताया गया है बिल्कुल पूर्ण रूप से परफेक्ट रूप से नहीं, भले नहीं, लेकिन यह इसका कुछ प्रतिशत वाले भी मिल जाए तभी काम चलेगा। तो ऐसा वो मैंने ऐसा मिले, ऐसा जो है वो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और तो कुछ लोग देखिए, कुछ लोग इस तरह से कुतर्क देते हैं कि अरे साहब वो शास्त्री जी का जमाना चला गया, राजेंद्र प्रसाद जी का जमाना चला गया, सुभाष चंद्र बोस जी का जमाना चला गया, अब तो बड़ी गिरावट है। हमारा ये कहना है कि अभी भी हमारे इन्हीं भारतीय भाई बहनों में से जो है जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्तर के चरित्र वाले हैं, इस बात नहीं है। शास्त्री जी के भी की तरह चरित्र वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही तरह चरित्र वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल इस बात कि हमने उनको महत्व देना छोड़ दिया है। जरा देखिए ना अपने गांव गिराज में, गली कूच में, मोहल्ले में जो चरित्रवान लोग हैं उनको महत्व देना, मैंने ये एक जो है वो कड़वा सत्य है। उनको महत्व देना हमने छोड़ दिया है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि उनको महत्व देना जो है वो आरंभ करिए। वही इस देश के रत्न बन सकते हैं कि जो चरित्रवान हो और जो ईमानदार हो और जो समाज में सबको समान रूप से समझता हो और कोई विभेदकारी माने वो दृष्टिकोण उसमें ना हो क्योंकि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है और इस जात का उस जात का। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको महत्व देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे लोग हैं तो यहाँ से शुरुआत करनी है। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत इसी की करनी है कि ऐसे व्यक्तियों की और ऐसे व्यक्तित्वों की को तरजीह और महत्व देना है जो कि सबको साथ लेके चले, सबको समान रूप से सम्मान दें और भारतीयता के आधार पर जो है भारतीयता के आधार पर सबसे मोहब्बत की बात को आगे बढ़ाएं। तो मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है। तो इसमें कोई तो इस मामले में कोई नामुमकिन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब जो है इन राजनीतिक दलों ने किस तरह से माहौल को विषैला और जहरीला बना हुआ है, विषाक्त बना, प्रदूषित किया है। तो इनके कार्यों से और इनके वक्तव्यों से इनके वक्तव्यों के विषय में बता करके भारतीय जनता दल उनके दृष्टिकोण को और उनके नजरिए को बताने की कोशिश अभी फिलहाल भारतीय जनता दल इस YouTube के वीडियो के माध्यम से बता रहा है। तो ये तमाम पर जो काफी हो हल्ला हो रहा है, तवांग के विषय में जो कि
पिछले पिछले एपिसोड में बताया गया था कि तवांग पर कब्जा जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू 1962 में करवा दिया था पूरे तवांग पर। आधे अरुणाचल पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कब्जा करवा दिया था। और वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने देश की लद्दाख की जो है 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन के रूप में दुश्मन चीन को दे दिया था। और उसके पहले 1959 में ही ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने देश में एक विश्वासघाती और धोखेबाजी वाला नारा दिलवाया कि हिंदू चीनी भाई भाई नहीं हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिलवाकर 1962 के पहले 1959 में ही जो चीनी सेना को घुसवाने की गद्दारी किया था। ये सारे तथ्य जो है ये सारे तथ्य जो है वो छुपाए गए थे। भारतीय आवाम ताकत दल आज इन तथ्यों को अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने ला रहा है। तो जब ला रहा है तो ये उस जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के इस काकस की गोद में बैठ करके जो मीडिया वाले और जो पत्रकार हैं वो इस तरह का कुतर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर यानी मैं जो है लोगों को बरगला रहा हूं। ये जितनी बातें जो बताई गई हैं अभी ये नेहरू गद्दारी करता रहा है और उस गद्दारी को ये लुटियर पत्रकार जो है आशुतोष और रवीश कुमार जैसे लोग उसी गद्दारों की गोद में बैठ करके उनकी गद्दारी के पाप को ढकते रहें और उनकी झूठी महिमा मंडन को उनके झूठी महिमा मंडन का एक जहरीला विशाल वातावरण में ये बनाते रहें अपने कुतर्कों के द्वारा। तो उस के द्वारा तब तो जो है उनके अनुसार वही लोकतंत्र है और वही संविधान है। आज कम से कम यानी वो देश के हित में और इन गद्दारों की असलियत और इनकी असलियत जो है और असलियत अपने भारतीय भाई बहनों के सामने और इनको बेनकाब करते हुए जब रखा जा रहा है तो उसी जीएनपीसी उसी देश के गद्दार जीएनपीसी की गोद में बैठने वाले पत्रकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता दल और मैं जो है लोगों को भड़का रहा हूं। तो भारतीय जनता दल का यही कहना है कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, ऐसे लोगों के दुष्प्रचार से और झूठ और अफवाह से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इन सारे देश के गद्दारों को यानी जीएनपीसी को नेहरू के पापों को धुलने का एक मौका दे रही है। अब हमारी भारतीय सेना जो है ने किस तरह से जो है वहाँ तवांग में या यांगसी या क्षेत्र में जो है किस तरह से माने वो दुश्मन चीन की सेना को लाठी डंडों से पीट करके उसको खदेड़ा। यह देश नहीं पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं। ताइवान बहुत खुश हो रहा है, अरे अमेरिका बहुत खुश हो रहा है कि ये हालात हैं उसके। लेकिन इस देश के दुश्मन, हमारे देश के अंदर जो दुश्मन है, मैं भारतीय जनता पार्टी बराबर कह रहा है कि हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, चीन से भी निपट लेंगे, लेकिन हमारे देश के जो अंदर के दुश्मन हैं ये उस चीन से भी, उस पाकिस्तान से भी जो है अधिक खतरनाक है और उन्हीं के एजेंट हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इन सारे देश के दुश्मनों को मोदी महोदय आए, वो राष्ट्रवाद का यानी
राष्ट्रवाद की बात और राष्ट्रवाद का एक भावनात्मक शोषण करके उस सत्ता बटोरे, नहीं मैंने वोट बटोरे और सत्ता हथियाए। आज वही राष्ट्रवाद के नाम पर और उन्हीं ताकतों जो कि हमेशा जो है जो कि हमेशा एन केन प्रकार किसी न किसी तरह से ये पाकिस्तान के साथ खड़े मिलते हैं, चीन के साथ खड़े मिलते हैं, जिस थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। ऐसे तत्वों को ये बीजेपी वाले, मोदी सरकार उनको पाल रही है। दुखड़ा ये है। तो तवांग की घटना जिसमें कि हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो पार्टियां हैं, खासकर जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी और कम्युनिस्ट वाले, और कम्युनिस्ट वालों का भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये नेहरू के पापों को धुलने का एक मौका तलाश रहे थे, और वो हमारी सेना का मनोबल तोड़ करके, देश के खिलाफ गद्दारी करके, जब हमारी सेना जो है दुश्मन की सेना को भगा रही है, तब ये विरोध कर रहे हैं। और वो नेहरू जो है, जिसने पूरा तवांग जो है वो गंवा दिया, आधा से अधिक जो है वो नेफा या आज का अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करवा दिया, और हमारे देश की जो है 42,000 वर्ग मील दुश्मन चीन को दे दिया, अक्साई चीन के रूप में। ये तमाम जो गद्दारियां हैं, उसको ढकने का ये मौका उठा रही हैं ये जीएनपीसी। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वाले इनको ये मौका दे रहे हैं। ये बीजेपी वालों का यानी भारत द्रोह। देखिए कि इन देश के दुश्मनों को नेहरू के पापों को धुलने का जो ये षड्यंत्र वो रच रहे हैं जीएनपीसी वाले, या ये मौका दे रहे हैं मोदी महोदय और बीजेपी वाले इस जीएनपीसी को नेहरू के पापों को धुलने का मौका, और कोई भी मौका आता है। हमारी सेना जो है वो बहादुरी दिखाती है। चीन की सेना को खदेड़ती है, और उस पर से ये झूठ का माहौल बनाते हैं। कौन बनाते हैं कि चीन की सेना घुस आई और उसने हमारी सेना को पीट दिया? कौन? जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है, जिसका नेहरू ने जिसके साथ गद्दारी की है, जिस नेहरू गद्दार ने अपने देश की जमीन वो दुश्मन चीन को सौंपा है, तवांग पर कब्जा करवाया है, नेफा और आज के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करवाया है। इस तरह के गद्दार नेहरू के पापों को धुलने का ये मौका जो है, ये मौका उस मौके के रूप में इसका इस्तेमाल ये कर रही हैं देश की दुश्मन पार्टियां, जीएनपीसी वगैरह। और ये मौका ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले, नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय इनको दे रहे हैं। तो लबे लबाब यही है। तो और यही नहीं, इनके जो सिवा सालार किस्म के जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वो भी किस तरह से गद्दार नेहरू को बचाते हैं, उसका भी जरा नमूना जरा देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनिए और देश के गद्दारों को गद्दार न कहिए, और देश के गद्दार जो है वो बेनकाम न हो जाए। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत को जानना हमारे देशवासियों को बहुत जरूरी है। तो एक वाकया जो है देखा गया कि कोई गौरव आर्या है, वो मिलिट्री से रिटायर्ड है, तो वो बता रहा था। वो बार बार कहता है कि भाई हमको यानी पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। नेहरू का नाम भी वो ले रहा था,
तो नेहरू का नाम लेकर के बोला था कि हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। लेकिन गौरव आर्य जैसे लोगों से, जैसे भारतीय जनता दल बस यही पूछना चाहता है कि देश के साथ गद्दारी का क्या मतलब है पॉलिटिक्स से? क्या देश के खिलाफ गद्दारी करना भी एक वो पॉलिटिक्स है? और वो पॉलिटिक्स जो है जिसको गौरव आर्य जैसे लोग पॉलिटिक्स कहते हैं कि देश के खिलाफ गद्दारी करना जो है, देश के खिलाफ गद्दारी करने तक जो है ये अपने देश की पॉलिटिक्स वहां तक जाएगी और ये मानसिकता गौरव आर्य जैसे लोगों की मानसिकता जो है उसको स्वीकार करेगी सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पर? सवाल इस बात का है। देश का यदि गद्दार है तो यदि हमारे देश में जागरूकता है सच्चे अर्थों में, तो देश के गद्दारों को इस भारत की पावन धरती से ही जो है बाहर भगा देना चाहिए। और पॉलिटिक्स करना और जो है चुनाव में भाग लेना, लोकतंत्र में भाग लेना, यह तो मैंने जो है कितने बड़े दुर्भाग्य की निशानी है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनी इसका अंदाज वो कर सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए हैं, इन बातों की जड़ में यह है कि ये बीजेपी वाले जो है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। ये राष्ट्र की चिंता इनको बिल्कुल नहीं है। न राष्ट्र की चिंता है, न राष्ट्र के सम्मान की चिंता है। नहीं तो जो देश के साथ गद्दारी करे और उसको आप मौका दें कि अपने गद्दारी के पापों को धुले, और उल्टा जब हमारी सेना जो है शौर्य दिखाए, पराक्रम दिखाए, और यही नहीं, जब भी हमारे देश की सेना जो है शौर्य पराक्रम दिखाती है, तब ये गद्दार जेएनपीसी हमारी फौज की जो है उसकी बहादुरी का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के जो है वो षड्यंत्र करती है। कभी कहती सबूत लाओ, वो लाओ। इस तरह का कि गद्दारी के इसके नमूने हैं जेएनपीसी के। लेकिन यदि हम और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम सिर्फ जेएनपीसी को ही गद्दार कह के छोड़ दें, तो हमारे मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसको गद्दारी करने का और गद्दार नेहरू के पापों को धुलने का अवसर तलाशने का पूरा मौका दे रहे हैं ये मोदी जी और बीजेपी वाले। ये हमारे देश का अभिशाप की जड़ है। और कम्युनिस्टों का क्या सुन लीजिए। कम्युनिस्ट हमारे देश के सेना के बहादुरी, शौर्य, पराक्रम पर कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने चीन को क्यों भड़काया, अमेरिका के साथ जो है युद्ध का अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करके। बताइए, हमेशा जो है ये कम्युनिस्ट वाले यहीं का खाते हैं और हर मौके पर जो है वो चीन का ही पक्ष लेते हैं। लेकिन मैं फिर कह दे रहा हूं कि ये कम्युनिस्टों का ये रवैया और इस रवैये को प्रोत्साहन या यह मौका कौन दे रहा है? ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले और मोदी जी। तो कहने का मतलब, अच्छा, और सिर्फ कम्युनिस्ट वाले जो गद्दारी करते हैं अपने देश के साथ, देखिए इनको हम जो गद्दार कहते हैं वो तो समझिए कि गद्दार शब्द जो है अब चूंकि एक ही शब्द ही है उसमें, लेकिन इनकी जो करतूत है और इसी भारत में ही रह करके देखिए, ये कम्युनिस्ट वाले, जेएनपीसी वाले, वो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की सारी व्यवस्थाओं का, सारे वो प्रावधानों का, प्रोविजंस का सदुपयोग भी करते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं।
और इसी देश के खिलाफ जब जो है जब भी मौका मिलता है तो चीन के पक्ष में, जब भी मौका मिलता है तो पाकिस्तान के पक्ष में। और ये सब कुछ हो रहा है नकली राष्ट्रवादी जो है वो मोदी महोदय और बीजेपी वालों के तत्वाधान में और उनके संरक्षण में। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि जनता में इसके प्रति जागरूकता हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के कैडर में भी इस तरह की जागृति की खबरें हैं। और वो हमारे जो भारतीय भाई बहन जो कि बीजेपी के कैडर में हैं, जो इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी का साथ देकर के वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भारतीय जनता दल जिन मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, आज कम से कम सीमित साधन यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जिन बातों को उठा रहा है, इन्हीं बातों को लेकर के जो माने वो बीजेपी का कैडर, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी से जुड़े थे। और आज जो वास्तविकता जो देख रहे हैं कि ये देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके पापों को धुल रहे हैं, तो हमारे वो जो भारतीय भाई बहन जो बीजेपी के कैडर के रूप में हैं या पदाधिकारी या कार्यकर्ता के रूप में है, उनको बहुत मायूसी और बहुत काफी उनका मन बैठा हुआ है। हमारा सभी भारतीय भाई बहनों से और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और कैडर के भारतीय भाई बहन हैं, उनसे निवेदन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी आवाम सर्वोपरि है, हमारा संविधान सर्वोपरि है। इस भावना से आप फैसले करिए। बीजेपी सर्वोपरि नहीं है, मोदी सर्वोपरि नहीं है, नंबर 1। और जीएनपीसी जैसे कम्युनिस्ट के गद्दारों का सफाया करना है, तभी जाकर के ये देश जो है महफूज रह पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। तो यह चिंता सभी भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे देश में सद्भाव की आवश्यकता है। हमारे देश में सद्भाव भी और आपसी समझ और आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, गंगा जमुनी तहजीब, साझी सोच, साझी संस्कृति, साझी जो है विरासत, साझा इतिहास, इसकी आवश्यकता है। तभी जाकर के हमारा ये संवैधानिक देश भारतवर्ष जो है महफूज रह पाएगा और मजबूत हो पाएगा। और इसी को नष्ट करने के लिए ये बीजेपी के लोग और मोदी जी के लोग और फिर और उनके द्वारा छोड़े गए और उनके संरक्षण में पाले गए, दोनों उनके द्वारा छोड़े गए और उनके संरक्षण में पाले गए नफरत फैलाने वाले जो है भेड़िए, जो है नफरत फैलाने वाले भेड़िए, पुष्पेन कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तक ये सब जो है नफरत देश में फैला रहे हैं। तो इस सब की करतूतों को भारत की पावन धरती से समाप्त करना है। ये अब लोग देखते होंगे कि जो है वामन मिश्रम हमारे बराबर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर जो है आग उगलता है। ये कम्युनिस्ट वाले जो है बराबर हमारे जो है यानी वो ब्राह्मण कहे जाने वाले और व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर ये आग उगलते हैं। और जब भी उनको मौका मिलता है तो जेएनयू की दीवारों पर लिखवाते हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ और उनको भगाओ। इस संबंध में मैं भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा कि यदि भारतीय जनता दल इस तरह की कोई भी हरकत कि कोई कह रहा है कि ब्राह्मणों को भगाओ और बनियों को भगाओ, ठाकुरों को भगाओ, सवाल ब्राह्मण ठाकुर बनिए का नहीं है। इस तरह की यानी देश विरोधी गद्दारी की हरकत जो है
हमारे भारतीय भाई बहनों को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और वो उबाल आना चाहिए। और मान लीजिए इस तरह से कहते हैं कि ब्राह्मण को भगाओ, ठाकुरों को भगाओ और बनियों को भगाओ, तो इसके लिए ठाकुर ही आगे आए हैं, ब्राह्मण ही आगे आए हैं, बनिया ही आगे आए हैं। ये बहुत ही गलत है। पूरे देश में जो है इसके खिलाफ सभी भारतीय भाई बहनों में इस तरह का उबाल आना चाहिए कि ये कौन करवा रहा है। और जेएनयू में कम्युनिस्टों का अड्डा है, वो वहीं पर जो है ये कन्हैया कुमार ने आज से 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले जो है वो नारा दिलवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी महोदय को 8 साल हो गए, और किसी भी राष्ट्रवादी जो शासन होता तो उसे ये अपेक्षा थी कि कम से कम इन कम्युनिस्टों को यहाँ से जेएनयू से उसको फ्लश आउट करता, बाहर निकाल के वो फेंक देता इन कम्युनिस्टों को जेएनयू से। लेकिन मोदी महोदय को 8 साल हो गए, अभी भी कम्युनिस्टों का अड्डा जो है जेएनयू में पड़ा हुआ है, और इस तरह की देश विरोधी हरकतें कि ब्राह्मणों को भगाओ, बनियों को भगाओ, ठाकुरों को भगाओ, अभी भी चल रही है। तो सारी जो देश विरोधी जो बातें हैं जिसके विषय में भारतीय जनता दल आप सभी भारतीय भाई बहनों को मैंने आपके सामने ला रहा है, ये मोदी महोदय के शासन के तत्वावधान में चल रहा है। भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से मैं कई बार कहा कि मोदी महोदय ये सब देश के दुश्मन हैं, चाहे राहुल हो, सोनिया हो, प्रियंका इत्यादि हो। इनका जो है वो बोला गया था, इनका नार्को टेस्ट कराकर इन सबों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट, इसलिए कि इन जांच से और इन टेस्ट से ये पता चल सकेगा कि इनके जहन में, इनके मस्तिष्क में कौन कौन सी भारत विरोधी मंसूबे पल रहे हैं। तो ये जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। तो उन मंसूबों की जानकारी लेने के बाद इन तीनों को पैक करके इटली भेज दीजिए, कम से कम देश को राहत मिल जाए। और उसी प्रकार कम्युनिस्टों को भी जो है वो सीताराम येचुरी को, डी राजा को, प्रकाश करत को, वृंदा करत को, और ये जो है कन्हैया कुमार को भी पैक करके बीजिंग भेज दीजिए। बिल्कुल, तो कुछ काफी शांति आ जाएगी। लेकिन मोदी महोदय ये करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है और देश को छलने वाला है। चीन के प्रति नीति मैं बता रहा हूं, तो ये एनपीसी वाले तो गद्दार रहे, हमेशा जो है चीन के आगे जो है चीन की सेवा करते रहे, चीन के आगे जो है वो घुटने टेकते रहे। और अब आप लोग देख रहे हैं ना कि ये इस पर सोशल मीडिया पर कि भारत के लिए जो है उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली के लिए बहुत संघर्ष चल रहा है। और कभी चीन विरोध करता है, तो कभी अमेरिका विरोध करता है, अमेरिका पॉलिटिक्स खेलता है, यानी दर की ठोकरें खा रहा भारत। लेकिन ये भारत को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि ये अस्थायी सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट भारत को मिली हुई थी, वीटो पावर वाली। लेकिन इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत को मिली हुई थी, और क्यों मिली थी? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी संस्थापक सदस्य है, तो उसी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को दिया था। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भारत को मिली हुई परमानेंट सीट वीटो पावर वाली वो दुश्मन चीन को दे दिया, ये गद्दारी किया। और ये सारे तथ्य जो है वो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है।
और ये इसीलिए कोई ये गद्दार जेएनपीसी वाले जो है कोई मौका नहीं छोड़ते अपने नेहरू की गद्दारी के पापों को धुलने का। तो तवांग पर जो इनका जो यान हो हल्ला और गांधी जी की मूर्ति के आगे जो तमाम इस तरह से जो जमड़ाव कर रहे हैं, सिर्फ नेहरू के गद्दार नेहरू के गद्दारी के पापों को धुलने का एक साजिश है। और मैंने कहा ना कि ये जीएनपीसी जो है, इस तरह का कोई भी मौका जिसमें कि देश को लगता होगा कि हमेशा ये, और लगता नहीं कि तो वास्तविकता देश देखता होगा कि हमेशा ये दुश्मन चीन के साथ, दुश्मन पाकिस्तान के साथ हमेशा ये सब जो है खड़े मिलते हैं। और तवांग की जो वास्तविकता है कि हमारी सेना ने दुश्मन चीन के सैनिकों को पीट करके उसको खदेड़ा और अपनी बहादुरी और अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया। उसको ये गद्दार देश के दुश्मन जीएनपीसी वाले नेहरू के पापों को धुलने की साजिश, की साजिश चलाने के मौके के रूप में वो देख रहे हैं इसको, और वही ये कर रहे हैं। लेकिन ये मौका देने वाले कौन है, इस तरह का माहौल देने वाले कौन है? ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी। दुखड़ा ये है। तो गौरव आर्य कह रहे थे, या सब लोग जानते हैं कि जब 1962 का युद्ध हुआ था, तो यही गद्दार कम्युनिस्ट वाले बोले थे कि हम अपनी फौज के लिए खून नहीं देंगे। और सन 62 की लड़ाई में यही मणिशंकर अय्यर इंग्लैंड में था, लंदन में था। वह चीन की ओर से वो फंड जो है वो फंड रेज कर रहा था, यानी फंड वो जुटा रहा था चीन के पक्ष में, यही मणिशंकर अय्यर। तो ऐसे से गद्दारों का वो जमावड़ा है जीएनपीसी। लेकिन दुख तो इस बात का है कि अभी जीएनपीसी को वोट मिल रहा है किसी न किसी बात से। वो राजस्थान की करणी सेना अभी भी कांग्रेस के पक्ष में है। हमारे हरियाणा के जो कौशिक कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन अभी भी उनका इस गद्दार जीएनपीसी से मुंह भंग नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में तमाम हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनका भी इस गद्दार जीएनपीसी से मुंह भंग नहीं हुआ है। दुखड़ा तो यहाँ है ना। और मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छी खासी वो तादाद है, और किन पॉकेट्स से है कि अभी भी इस गद्दार जीएनपीसी से मोह भंग नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से राजस्थान, तो और केरल में भी, केरल के हमारे जो भारतीय भाई बहन है वो दावा करते हैं, और दावा उनका सही है। वो जो उनका दावा मतलब कि वो हमारे भारत में सबसे अधिक शिक्षित है, 100% लिटरेसी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि हमारे केरल के 100% शिक्षित भारतीय भाई बहनों की उनकी 100% शिक्षा का क्या यही तकाजा है कि वो देश के दुश्मनों को चुने, या तो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस को चुनते हैं, या देश के दुश्मन कम्युनिस्टों को चुनते हैं। तो ये किताब जो है 100% लिटरेसी का, 100% शिक्षा का तकाजा हरगिज नहीं। ये हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। जातिवाद अभी भी गया नहीं है, अभी भी चुना हुआ है मैनपुरी में, जम करके जातिवाद चला है। और जो चुना हुआ विधानसभा का यहाँ रामपुर में या खतौली में, वहाँ भी जातिवाद चला है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना कि जातिवाद के दंश को छोड़ना होगा। इसी जातिवाद ने हमको जो है मानसिक गुलाम बनाया था, और आज भी गुलाम हम हैं। अंग्रेज जो है इस गुलामी वाली
मानसिक गुलामी वाली कमजोरी को उन अंग्रेजों ने अच्छी तरह पहचान लिया। इसका खूब जो है वो इसका इस्तेमाल किया। और वो छोटा सा इंग्लैंड, जिसका क्षेत्रफल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला दिया जाए तो उससे भी छोटा है, हमारी इसी कमजोरी का जो हम अपने दिमाग में जातिवाद पालते हैं, संप्रदायवाद पालते हैं और इसी के आधार पर अपने मित्र और दोस्त का फैसला करते हैं। और उसने हमको जो जिसका क्षेत्रफल जो है यानी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ दिया उससे भी कम है, वो 7 समुद्र पार आकर के हमको इसी गुलामी के कारण ही उसने हमको वास्तविक गुलाम बनाया। और आज भी हम जो है उसी जातिवाद के गुलामी को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम जो है वो सांप्रदायिकता वाली मानसिकता की गुलामी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी प्रकार भाषावाद और प्रांतवाद जैसी मानसिक गुलामी जैसी दास्ता को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए इसी कमजोरी का फायदा जो है, जो उन गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद जो ये काले अंग्रेज हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। और ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। और जागरूकता तो हो रही है, इस बात नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए उस पैमाने पर अभी होना बाकी है, ऐसी बात नहीं है। और देश में आवश्यकता क्या है कि हमारा एक जो है उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन है, ये तबका है, इनके बीच में आप जाइए तो जो एक आम भावना जो आती है वहां से कि साहब हमको सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए, और जो है अपनापन का एक वो व्यवहार चाहिए। भारतीय आमता कहते हैं बिल्कुल 100% इससे सहमत है कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन और जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन या पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, इनके उत्थान के लिए बाबा साहब आए। अब बाबा साहब के अलावा जो है कोई नहीं आया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो नाटक करता रहा। हरिजन नाम का एक जो है वो अखबार भी था निकालता, लेकिन कभी भी यानी किस तरह से हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का उद्धार हो, कैसे उनको सम्मान मिले, कैसे वो हमारे देश की मुख्य धारा में आए, और जो आर्थिक है, सामाजिक है, और जो जिस दंश को झेल रहे हैं उससे बाहर आए, कभी भी वो बात नहीं किया। तो हमारे बाबा साहब ने तो काफी कष्ट उठाया, झेला भी, काफी कोशिश भी किया। इसीलिए भारतीय जनता का दल, हमारे जो अमर शहीद हैं, जो हमारे ये परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राजभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इन्हीं की श्रेणी में बाबा साहब को भी रखता है भारतीय आवाम ताकत दल। इसीलिए इसके बैनर में जब बैनर वगैरह होर्डिंग में आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह के बाद तीसरे स्थान पर ये बराबर उनको रख करके वही सम्मान, वही इज्जत, वही प्रतिष्ठा देने का पक्षधर है भारतीय आवाम ताकत दल, ये बिल्कुल। और देश में जो दंश है, जो आरक्षण जो है इस देश की बहुत बड़ी विभिषिका है, बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको हटा करके हमारे
जितने भी पिछड़े भारतीय जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े भारतीय भाई बहन है, चाहे वो उपेक्षित भारतीय भाई बहनों में से हो, चाहे किसी और भी तबके से हो, सबको आर्थिक मदद दे करके और भरपूर मदद दे करके, उनको परिश्रम करने का की प्रेरणा दे करके, उनके अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए। जैसे जानता होगा ना कि बाबा साहब भी आरक्षण के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जो है नहीं बन पाए। ये तो सभी लोग जानते होंगे। बाबा साहब जो नौकरी करते थे यहाँ, यानी राजा जो है मैंने गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे, तो वो राजा साहब ने कहा कि अम्बेडकर जी आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप अब आपके अंदर जो अम्बेडकर हैं उनको बाहर लाइए, प्रतिभाशाली बनिए, उस प्रतिभा को निखारिए और आपको पूरी जो है आर्थिक मदद मिलेगी। वही कि गायकवाड़ के राजा ये बड़ौदा वाले, उनको पूरी आर्थिक मैंने बाबा साहब को पूरी आर्थिक मदद दिए और बाबा साहब जो है हर जगह उन्होंने अध्ययन किया, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी, तब जाकर के बाबा साहब जो है बाबा साहब अम्बेडकर बने। तो इसीलिए तो बराबर ये भारतीय जनता दल का ये विश्वास है, इसी तरह की क्या वातावरण, सुविधा और आर्थिक मदद देकर के आरक्षण को समाप्त करके यदि किया जाए तो हमारे इस तबके से हजारों बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग निकल सकते हैं। आरक्षण के माध्यम से नहीं, आरक्षण तो इनकी प्रतिभा को मार रहा है, कुंठित कर रहा है। तो इसलिए आरक्षण को और इस जो आबादी विस्फोट को भी कम करके इसको भी करने की जरूरत है। तो इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।